हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये टेस्ट पेपर ही 100% फ्री प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th, आपका ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको टोटली 100% फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने आपको 2 वीडियो फ्री में दिए और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको हर क्लास के लिए इतना स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा या इतना कोई स्कीम लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी क्लास में जाकर कुछ भी देखना चाहते हैं आपको टोटली फ्री प्रोवाइड होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी का स्टडी बहुत ही स्मूथली चलती रहे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये टेस्ट पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम इसका आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो देखते हैं कि ये कौन सी क्लास का है और कौन सा चैप्टर है। तो हमारी आज की क्लास है क्लास 12th हिंदी कोर प्लस इलेक्टिव, दोनों ही सिलेबस के लिए हमारी जो कंबाइंड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से है हमारा पार्ट 7 नाटक लिखने का व्याकरण। कि अब हम नाटक लिखा, भाई कहानी हम सभी के पास होती है, अब कहानी को हमें क्या करना पड़ता है, नाटक में बदलना पड़ता है। तो उसको लिखने के लिए कहानी को जब नाटक में बदलते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये सभी कुछ इस पार्ट में हमने पढ़ा था। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी दिए गए थे, जिनमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस थे। तो चलिए उनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। आप सभी ने उनके आंसर्स कर लिए होंगे, तो मैच करते हैं उनको। सबसे पहले शुरू होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व कौन सा होता है। जो हमारे सामने प्रस्तुत, हम नाटक में हमको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, उसमें जो लोगों के चरित्र होते हैं वो, प्रकाश योजना यानी जो लाइट होती है वो हमें ज़्यादा प्रभावित करती है, कथ्य यानी कि जो उसका मेन जो मोटिव होता है उस कहानी का वो, या रंगमंचीयता यानी कि पूरी स्टेज की साज सजावट, जो सब कुछ से सज्जा और उसमें जो प्ले किया जा रहा है सभी कुछ उसमें शामिल हो जाता है वो। तो सही ऑप्शन है कि एक नाटक में सबसे प्रभावशाली तत्व होता है रंगमंचीयता, यानी कि स्टेज पे एक नाटक को किस तरीके से प्रभावशाली बनाने के लिए सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, आपके पात्र योजनाएं, संवाद, कथा, कथानक सभी कुछ आ जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, नाटक का प्राण तत्व किसे कहा गया है। क्या चीज नाटक का प्राण तत्व होता है, चरित्र को, रंगमंचयता को, भाषा को या संवाद को। तो भाषा को नाटक का प्राण तत्व माना जाता है, क्योंकि भाषा के जरिए ही सभी लोग सारे भाव सभी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं, इसलिए भाषा को उसका प्राण तत्व कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, नाटक लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व किसे माना गया है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, बिंब, छंद, शब्द या भाषा। तो सही ऑप्शन है कि शब्द, दूसरा, क्योंकि भाषा बन किससे रही है, शब्दों से। वहां पे शब्द कितने अच्छे तरीके से सहज, सरल और जो है अच्छी क्वालिटी का तात्पर्य यहाँ होते हैं कि जो बहुत ही उच्च शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, ऐसे शब्द जो लोगों तक आसानी से अपनी बात को पहुंचा सके। तो भाषा भी उन्हीं शब्दों से बन रही है, इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व शब्द कहा गया है। प्रश्न संख्या 4 है, नाटक के अंगों को किसके अनुसार बांटने की जरूरत होती है। नाटक के अंग जो हैं वो किसके अनुसार बांटे जाते हैं। बोला ना, पार्ट बाय पार्ट नाटक चलता है, तो किसके अनुसार बंटते हैं वो, पात्र के अनुसार, भाषा के अनुसार, कथ्य के अनुसार या समय के अनुसार। तो सही इसका ऑप्शन है समय के अनुसार, क्योंकि देख नाटक जो खेला जाता है वो एक निश्चित समय के अनुसार होता है। तो अब नाटक को हम 2 पार्ट, अगर बहुत लंबा नाटक है तो उसे हम क्या करेंगे, 2 या 3 या 4 पार्टों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर अगर छोटा है तो 2 पार्ट में बटेगा, बीच में इंटरवल किया जाएगा। तो ये डिसाइड करता है क्या नाटक के अंग समय के अनुसार कितना लंबा या छोटा नाटक है, इसी के हिसाब से नाटक के अंगों को विभाजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है, यानी कि किस कसौटी पे नाटक एकदम खरा उतरे तो ही वो सफलता तक पहुंचता है। वो कसौटी क्या है, रंगमंचयता को माना जाता है, पात्र को माना जाता है, संवाद को माना जाता है या कथ्य को माना जाता है। यहाँ पर रंगमंचयता को जो है
वो नाटक की कसौटी, यानी कि आप किसी चीज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। प्रेजेंटेशन इज मस्ट। कोई भी आप देखिए, आप शॉप पे जाते हैं, अगर बिल्कुल बेकार सी शॉप होगी तो आप उस तरफ जाओगे नहीं, अगर बड़ी सजी धजी बहुत ही अच्छी शॉप होगी तो आप वहां तुरंत परचेजिंग करने चले जाते हो। तो ये होता है कि उसने कितना अच्छा सजा के आपके सामने प्रस्तुत किया, जबकि सामान उसके यहाँ अच्छा मिल रहा है, लेकिन आप जाएंगे किसके यहाँ, जिसकी दुकान बहुत साफ सुथरी सजी हुई होगी। तो यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन कितना अच्छा कर रहे हो, ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 6 है, नाटक किस काल में लिखा जाता है। कोई भी नाटक है जो लिखा जा रहा है उसे किस काल में लिखेंगे हम, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या देश काल में। तो जैसा हमने बताया था कि नाटक जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाए। भले आप रामायण या महाभारत को ही आप स्टेज पर प्ले करोगे नाटक को, लेकिन वो आप जब भी करोगे वो वर्तमान काल में ही होगा। या भविष्य का कोई नाटक अभी आप लिख रहे हो तो भी वो वर्तमान काल में जब प्ले किया जाता है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही पे होता है। प्रश्न संख्या है 7, नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंग की अवधि कितनी होनी चाहिए। यानी कि जो एक पार्ट होता है, जैसे मैंने बताया समय के अनुसार ही अंगों का विभाजन होता है। अब कितने समय पर एक अंग को, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसके अनुसार एक अंग कितना लंबा होना चाहिए। 30 मिनट की अवधि पर, 40 मिनट की अवधि पे, 50 मिनट की अवधि, 48 मिनट की अवधि। तो एक अंग की जो अवधि बताई गई है वो है 48 मिनट, क्योंकि एक मनुष्य की एकाग्रता का जो समय जो तय होता है वो होता है 40 से 50 मिनट के बीच में। इससे ज्यादा एक व्यक्ति एकाग्र होकर एक जगह नहीं बैठ सकता है, इसीलिए 48 मिनट एक ऐसी लिमिटेशन होती है जिसके आगे किसी भी नाटक को नहीं लेना। मतलब एक अंग को आपको 48 मिनट के अंदर खत्म ही करना होता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना। आप इससे कम कर सकते हो मगर ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। प्रश्न संख्या 8 है, नाटक किस प्रकार का माध्यम है। कैसा माध्यम है, जटिल, जीवंत, साधारण या इनमें से कोई नहीं। तो नाटक जो है वो एक प्रकार का जीवंत माध्यम है। जीवंत माध्यम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल के लोग, हम जैसे मनुष्य जो हैं उसे स्टेज पर प्ले करते हैं, चलते फिरते लोग होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये एक तरीके का जीवंत माध्यम है। प्रश्न संख्या 9 है, नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, समय का बंधन, भाषा, चरित्र चित्रण या कथ्य। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है वो है समय का बंधन। अगर आपने नाटक बहुत, उसको कहते हैं समय का बंधन, की मतलब आपको एक लिमिटेड समय के अंदर हर एक चीज को खत्म करना है, आप समय से आगे बढ़ नहीं सकते। अगर आप समय से आगे बढ़े तो वो नाटक आपका फ्लॉप हो जाएगा। समय से कम अगर आपने किया तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, अगर बहुत जल्दी आप उस चीज को फिनिश कर रहे हो। तो ये जो समय का बंधन होता है ये सबसे बड़ी विशेषता होती है और ये नाटक को सफल बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। प्रश्न संख्या 10 है, लिखित रूप में नाटक कितने आयामों में होता है। जब नाटक लिखित होता है, जब लिखा हुआ होता है, हम प्ले करने की बात नहीं कर रहे हैं, लिखित होता है, स्क्रिप्ट रूप में होता है, तो वो कितने आयामों में होता है। द्विआयामी होता है, बहुआयामी होता है, एक आयामी होता है या त्रिआयामी होता है। तो लिखित नाटक जो है वो हमेशा एक आयामी होता है। क्यों, क्योंकि उसे सिर्फ अभी पढ़ा जा सकता है, यानी कि हम उसको देखकर पढ़ सकते हैं, एक आयामी है। ठीक है, अगर वो चीजें प्ले हो रही होती तब वो द्विआयामी होती, क्योंकि वो लिखित में भी होता और दृश्य रूप में होता, तो वो तब क्या होता, तब द्विआयामी होता। लेकिन लिखित रूप में जब सिर्फ रहता है तो वो सिर्फ एक आयामी होता है। तो अब हमारे पास में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हमारे पास आते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसमें पहला प्रश्न जो आ रहा है, यानी हमारे क्वेश्चन पेपर का 11th क्वेश्चन, नाटक से आप क्या समझते हैं, नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। हम नाटक से क्या चीज समझते हैं, नाटक क्या होता है, आपको ये बताना है। फिर ये गद्य साहित्य की अन्य विधाओं से क्यों अलग है। अब गद्य साहित्य में तो बहुत सारी विधाएं होती हैं आपकी, हमने पढ़ा है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, आपका बहुत निबंध है, बहुत सारी विधाएं होती है, उन्हीं में एक होती है नाटक। तो ये बाकी विधाओं से अलग क्यों है, क्या कारण है, ये बताएंगे आप। तो क्या है यहाँ पर, नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है। नट शब्द का अर्थ है अभिनय,
जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है। इसे रूपक भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में नाटक को काव्य की संज्ञा दी जाती है। तो अब यहां पर क्या बताया, नाटक जो है वो नट शब्द से, नट यानी कि अभिनेता होता है। इसे हम देख भी सकते हैं। क्या दिया है, सर्वोत्तम विधा है, क्योंकि इसे हम पढ़ने सुनने, गद्य साहित्य की और बाकी जितनी विधाएं होती, जितना भी है, हम सब क्या करते हैं, हम उसे पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या है, इसे हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब आते हैं नाटक अन्य विधाओं में अंतर। नाटक और गद्य साहित्य की अन्य विधाओं में क्या अंतर होता है। साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, परंतु नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है, मंच के पश्चात ही उसमें संपूर्णता आती है। अतः साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने और सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, परंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने में समेटे हुए। तो गद्य साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, आप कहानी ले लीजिए, निबंध ले लीजिए, उपन्यास ले लीजिए, जितनी भी आप विधाएं हैं, आप साक्षात्कार ले लीजिए, भेंट वार्ताएं ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, ये सभी क्या है, या तो लिखी हुई हैं, उन्हें हम पढ़ सकते हैं, या कोई हमें पढ़ के सुनाए तो हम सुन सकते हैं। ये दो तक सीमित होती हैं। लेकिन नाटक क्या है, हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और इन्हें हम देख भी सकते हैं। इसलिए ये अन्य विधाओं से अलग होती है। प्रश्न संख्या 12 है, नाटक लेखन के में समय के बंधन का क्या महत्व है। हमने जैसे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी देखा था कि समय का बंधन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्यों होता है, इसका क्या मतलब है, क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है नाटक में समय का बंधन, ये आपको बताना है। तो ये कैसे लिखेंगे, देखिए, नाटक का प्रथम अंग समय का बंधन है। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। यानी देखिए, समय हमने बताया ना, समय अंतर बहुत है। एक आपको टाइम लिमिट दे दी जाती है कि इतने टाइम में आपको नाटक खत्म करना है, उसी टाइम में आपको शुरू करना है और उसी टाइम में उसको खत्म करना है। ये निश्चित समय सीमा होती है। नाटक का विषय भूतकाल हो या भविष्य काल, इन दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल में संयोजित होता है। किसी भी स्थिति में वो लिखा हो, मतलब वो पहले घट चुका हो या आगे आने वाले समय में हो, लेकिन ये स्टेज पे प्ले वर्तमान काल में ही किया जाता है। यही कारण है कि नाटक में मंच निर्देशन हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। समय को लेकर एक तथ्य यह भी है कि साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से पढ़ना और सुनना शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर समय की 3 चीजें उन्होंने बताई कि एक निश्चित समय के अंदर उसे घटित होना है। दूसरा उन्होंने बताया काल, काल भी तो समय के अंदर ही आता है, यानी कि किसी भी काल का नाटक हो उसे हमेशा वर्तमान काल में मंचित करते हैं। दूसरा, कहा जो अन्य विधाएं होती हैं उन्हें हम जैसे पढ़ रहे हैं तो बीच में हम रोक के और थोड़ी देर कुछ और करके और फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन जो ये हमारी ये विधा होती है नाटक, इसे हम बीच में रोक नहीं सकते, इसे तो हमें उसी कंडीशन में करना ही पड़ता है। यानी कि हम देख रहे हैं तो देखना पड़ता है, इसे हम बीच में रोक नहीं सकते। तो ये 3 पॉइंट होते हैं समय का बंधन से। प्रश्न संख्या 13 है, नाटक लेखन में किन तथ्यों का होना अनिवार्य है, किन्हीं 3 पर विचार करिए। तो नाटक के बहुत सारे तत्व हैं, कोई भी 3 तत्व आप यहां पर जो है बता सकते हैं। तो क्या है, नाटक लेखन में निम्नलिखित तत्वों का होना अनिवार्य है। जैसे पहला है कथ्य या कथानक। नाटक के लिए उसका कथ्य जरूरी होता है। नाटक में किसी कहानी के रूप को शिल्प या संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी व अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों या दृश्यों का चुनाव कर उन्हें क्रम में रखें ताकि कथा का विकास शून्य से शिखर की हो सके। मतलब कि जिस भी आप कहानी को ले रहे हैं, जिसे आप नाटक में तब्दील कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो कहानी तो हमारे पास में है, हमको पता है क्या है। अब उसका कथ्य बनाना, यानी कि आपको एक पूरी तरीके से स्क्रिप्ट को तैयार करना होता है। तो सबसे पहले जो मेन कहानी है, कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई। अब उस कहानी को हमें पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना है
उन्हें स्टेज प्ले करना है, तो ये इस पार्ट को हम यहाँ इस दृश्य में फिल्माएंगे, दूसरा यहाँ से फिल्माएंगे, इस तरीके से हम उसे हर दृश्य में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद उसी दृश्य के अनुसार वहां पर घटनाएं होती हैं, वहां पर संवाद होते हैं, उसी हिसाब से सारी चीजें हमें डिसाइड करनी होती। इसलिए कथ्य का होना जरूरी, क्योंकि कथ्य के आधार पर ही नाटक के अंगों का डिवीजन किया जाता है। फिर आते हैं संवाद। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम उसके संवाद है। अब संवाद के माध्यम ही तो चरित्र जो है वो दर्शकों के साथ जो है वो मेलजोल रख पा रहे हैं, अपने से अटैच कर पा रहे हैं, इसलिए संवाद यानी कि डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संवाद ही वह तथ्य है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक उसके मर्म को छुएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस भी समय में, मान लीजिए आप एक गांव में अगर किसी नाटक को प्ले कर रहे हैं, उसमें आप बहुत सारी अंग्रेजी शब्दों को अगर डाल देंगे संवादों में, तो वहां के लोग ज्यादा समझ नहीं पाएंगे। उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए पंजाब में किसी नाटक को पेश कर रहे हैं और वहां पे अगर आप गुजराती डायलॉग्स डाल देंगे तो वहां के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो भी संवाद हो उन्हें आप वहां की जनता के हिसाब से कार्य करके लिखें। यानी कि अगर आप उसकी जनता के हिसाब से नहीं कर सकते तो हमेशा भाषा को सरल और सहज रखिए, एक कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करिए जो सभी की समझ में आसानी से आ सके। इसलिए संवादों को सरल, सहज, स्वाभाविक, ताकि दर्शक उसके माध्यम से आपसे जुड़ सके। तो 3 हमें बताने थे, तीसरा हमारा है भाषा। भाषा नाटक का प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटककार अत्यंत संक्षिप्त तथा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नाटक वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक होना चाहिए। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे गए शब्दों से ज्यादा वह ध्वनिंतर करे जो लिखा नहीं गया है। तो यहां पर भाषा हमें बहुत अच्छी लेनी चाहिए, साथ ही आपको भावों के जरिए चीजों को ज्यादा, मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आपको बोलकर ही समझानी है, ये चीजें नहीं, आप अपने एक्शन, हाव भाव से भी चीजें लिखनी। जरूरी नहीं कि जितना लिखा गया है उतनी चीजों को आप बोलकर ही समझाएं। तो एक भाषा, जैसे हम बोलते हैं कि भाषा सिर्फ बोलने वाली नहीं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक सभी तरह की भाषा होती है। तो जरूरी नहीं कि मौखिक तौर पर ये सभी समझाएं, हम सांकेतिक तौर पर भी दर्शकों से जुड़ सकते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अधिक भाषा जो है ना वो एक अजीब सा केओस भी क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए संवादों के साथ साथ जो हम संवाद भाषा जो ले रहे हैं, भाषा यहां पर मौखिक ही नहीं, हमें सांकेतिक भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये हमारे 3 तत्व हो गए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। इस कथन के आलोक में नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। अब क्या है, हमने आपको बताया था नाटक एक जीवंत माध्यम है। जीवंत मतलब यहाँ पर सभी कुछ जीवित तौर पर है, जबकि आप कहानी, उपन्यास वगैरह में देखेंगे ये सब जीवंत नहीं है, तो लिखित है, हमने इनको सामने नहीं देख रहे, लेकिन नाटक जीवंत होता है। अब इसमें क्या चीज स्वीकार है, क्या अस्वीकार मत है, ये आपको प्रस्तुत करने हैं। तो क्या दिया है, नाटक एक जीवंत माध्यम है। नाटक में कोई भी 2 चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान से टकराव होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। यहां पर क्या होता है, जब 2 कैरेक्टर आते हैं, आपस में बात हो रहे हैं, तो उनके विचारों में टकराव होता है। तो ये क्या है, जीवंत आपको सामने होगा। जब टकराव हुआ तो ये जीवंत का, हमें जीवन का एक संकेत देता है। अब अगर मान लीजिए आप बहुत सारे आप देखते होंगे कि नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं, रोड साइड बहुत सारे नाटक छोटे मोटे किए जाते हैं लोगों द्वारा। तो ये प्रतिरोध का, यानी कि हम अगर किसी चीज से अनसेटिस्फाइड है, सरकार की किसी नीति से, किसी संस्था की कोई बात से, या पब्लिकली कोई बात है जिससे हम अनसेटिस्फाइड है, हम उसका प्रतिरोध करना चाहते हैं, तो नाटक एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके जरिए हम अपने प्रतिरोध को जनता के सामने रख सकते हैं कि ये एक गलत चीज है, इसे रोका जाना चाहिए।
वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता, इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। तो अब यहाँ पर क्या है, कोई ऐसी स्थिति जो हमें अस्वीकार है तो हम उसको वैसा नहीं बने देना चाहते और हम उसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो किस में आ जाता है, अस्वीकार स्थिति में आ जाता है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी वह नाटक उतना ही सशक्त साबित होगा। कहने का मतलब है ऐसा, अब कोई भी पिक्चर आप ऐसे समझिए, नाटक से हटके हम लोग किसी फिल्म की तरफ चलते हैं। फिल्म हमने अगर कोई ऐसी देखनी शुरू करी जिसका स्टार्टिंग बड़ी अच्छी है, मिडिल भी बड़ा अच्छा है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ सब बहुत खुशी खुशी, सब कुछ खुशी खुशी और एंड भी खुशी खुशी में हो गया, ठीक है, ना यहाँ किसी तरह का लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना एक्शन है, ना कॉमेडी है, सिर्फ हंसी खुशी सभी यही सब कुछ है, तो आपको वो चीज बोर करने लगेगी, है ना। आप उस पिक्चर को ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाओगे, कितनी बेकार बकवास है। हम मतलब एक ही अगर फीलिंग शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक दुख होगा तो भी आपको वो बोर करेगा। जब तक उसमें आप किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, आप सब कुछ हर तरह के भावों को नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको वो फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। उसी तरह नाटक में भी होता है। नाटक में क्या होता है, ऐसी चीजें हम स्वीकार नहीं कर पाते जो हम नहीं ले पाते। जैसे हमने एक ही फीलिंग हम रखेंगे तो उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी नाटक में असंतुष्टि है, छटपटाहट, यानी कि हम द्वंद है किसी के विचारों में, हम लड़ाई झगड़ा है, बहस है, कुछ है, तो ये सब ऐसा कोई जो नाटक होगा वो बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। तो यही स्वीकार और अस्वीकार की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाटक किसे कहते हैं। हमने अभी पढ़ाई पहले प्रश्न में ही पढ़ा था, साहित्य की वह विधा जिसके पढ़ने के साथ साथ अभिनय भी किया जा सकता है। मतलब वो विधा गद्य साहित्य की जिसे हम सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, जिसे हम अभिनय भी कर सकते हैं, स्टेज पे खेल भी सकते हैं, उसे नाटक कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है। नाट्य शास्त्र में इसे क्या कहते हैं, दृश्य काव्य। नाटक रंगमंच की एक प्रमुख विधा है, इसलिए इसे पढ़ा, सुना और देखा भी जा सकता है। तो ये नाटक का एक आप बोल सकते हैं डेफिनेशन है कि नाटक किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, नाटक में चित्रित पात्र कैसे होने चाहिए। अब इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, इसके बारे में भी हमने आपको समझाया था। उसी के तरह उसको यहाँ पर पॉइंट्स बनाकर आप लिखेंगे। नाटक में पात्रों का बहुत महत्व है। नाटक में चित्रित पात्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कैसे होने चाहिए, देखिए निगेटिविटी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो पात्र चरित्रवान होने चाहिए, पात्र आदर्शवादी होने चाहिए, पात्र अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए, पात्र जीवंत और जीवन से जुड़े होने चाहिए, पात्र सामाजिक परिवेश से जुड़े होने चाहिए, पात्र कथानक से संबंधित होने चाहिए। मतलब आप जो भी वो व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा है हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो आप कैरेक्टर कहानी में ले रहे हो वो किस तरीके के होने चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए। सबसे पहली बात आदर्शवादी पात्र, क्योंकि कोई ना जो हीरो होगा वो चरित्रवान होगा, आदर्शवान होगा, तो विलन होगा तो वो निगेटिव स्थिति में आएगा, उस तरीके का होगा, ऐसा भी लेने। जीवंत और जीवन से जुड़े, यानी कि आप उसे दिखाना चाहिए जब अच्छा जो आपका हीरो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो परोपकारी आदर्शवादी रहेगा। सामाजिक परिवेश यानी कि आसपास के लोगों से जुड़ाव महसूस होना चाहिए, और कथानक जो भी आपकी कहानी है उससे संबंधित कैरेक्टर होना चाहिए। प्रश्न संख्या है 17, नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। हमने भाषा पर बहुत ध्यान दिया है क्योंकि कोई भी नाटक जो है वो अपनी भाषा के जरिए ही चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है और संपन्नता तक पहुंचता है। तो भाषा का उत्तम होना अति आवश्यक होता है। तो भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, नाटक की भाषा शैली निम्न प्रकार की होनी चाहिए। भाषा शैली सरल सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक और प्रसंगानुकूल होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप उसमें भाषा बोल रहे हो एकदम सरल और सहज हो ताकि लोगों तक समझ में आए। और जो भी सिनेरियो चल रहा, मान लीजिए यहाँ पर किसी कपड़े को लेकर, जो कपड़ा मम्मी लेकर आएंगे बाजार में, वहाँ दो बच्चे उस बात को लेकर नहीं मुझे ये कपड़ा नहीं पसंद, मैं ये नहीं पहनूंगा, वो नहीं पहनूंगा, और मगर आप वहाँ पर एकदम से भाषा क्या डाल दो कि नहीं मैं ये पहनूंगा नहीं, मैं ये खेलूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो ये प्रसंग से अनुकूल नहीं होगी। इसलिए जो भी आप भाषा लोगे वो प्रसंग अनुकूल होनी चाहिए।
पात्रानुकूल होनी चाहिए, जो भी कैरेक्टर यानी कि अगर बच्चा है तो उसे बच्चे के हिसाब से भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, बड़ा है तो बड़े के हिसाब से, बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के हिसाब से, इस पात्र के अनुसार ही भाषा होनी चाहिए। विषय अनुकूल होनी चाहिए, मतलब जो भी विषय, जिस भी विषय पर डिस्कशन चल रहा है वैसी ही भाषा शैली होनी चाहिए। संवादों के अनुकूल होनी चाहिए और सरस होनी चाहिए। संवाद यानी कि जो भी आपके डायलॉग्स हैं उन्हीं के हिसाब से भाषा का भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट पेपर खत्म होता है। आई थिंक आप सभी को यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लिखेंगे। आप सब पहले भी उसको सॉल्व कर चुके हैं, लिखने के तरीके में जो कुछ भी फर्क आ रहा है उसे आप समझ चुके होंगे, उसी हिसाब से आप यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। हमारे चैनल यानी कि magnetbrain.com को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि हमारे चैनल पे हम आपके लिए बहुत प्रयास करते हैं कि जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहता है और साथ ही टोटली अरेंज रहता है। जैसे हम बुक वाइज भी लेते हैं तो उनमें सारे चैप्टर टोटली अरेंज रहते हैं। साथ ही आपको अच्छी टीचर्स द्वारा हमारे चैनल पर एक्सप्लेन किया जाता है कि कोई भी चीज़ आपसे कहीं मिस नहीं हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हम ना समझा पाए। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट को हम बहुत डिटेलिंग से कोशिश करके आप तक सब पहुँचाते हैं, आपको समझाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।